नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मित्रों, यह सीरीज आगामी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी, एसएससी, बैंक, रेलवे एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज की हमारी जो सीरीज है वह है कुरुक्षेत्र पत्रिका से। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है विकास एवं समृद्धि के लिए सामाजिक सुरक्षा जरूरी। तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के मुख्य रूप से 9 क्षेत्र हैं। सामाजिक सुरक्षा के मुख्य 9 क्षेत्र, अभी जो 9 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें है हमारा पहला बाल एवं परिवार लाभ, दूसरा मातृत्व सुरक्षा, तीसरा बेरोजगारी सहायता, चौथा है कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ, बीमारी लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा, वृद्धावस्था लाभ, विकलांगता और अक्षमता लाभ, उत्तरजीवी लाभ। तो इतने इससे क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है सभी जगह से सभी प्रकार की गरीबी का अंत करना सतत विकास एजेंडा का कौन से क्रम का लक्ष्य है? तो यह सतत विकास एजेंडा यानी जो हमारे एसडीजी लक्ष्य हैं उनका यह पहला लक्ष्य है कि सभी प्रकार की गरीबी का अंत करना एसडीजी का पहला लक्ष्य है। और सतत विकास एजेंडे का दूसरा लक्ष्य क्या है? दूसरा लक्ष्य है भूखमरी को ख़त्म करना। तो इस तरह से कुल 17 एसडीजी हैं, इनको हमको याद रखना है। इससे 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप से जो 17 एसडीजी हैं आप इनको अच्छे से याद कर लें कि इनका लक्ष्य क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास पर्याप्त सुरक्षा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 71%। यानी लगभग 71% आबादी के बाद पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला है? तो यह है 52.4%। यानी 52.4% आबादी को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र हैं कुल कितने हैं? 9 हैं। तो 9 में से किसी न किसी एक क्षेत्र को इनमें कवर किया गया है। अगला प्रश्न है मित्रों, वैश्विक स्तर पर कितने प्रतिशत बच्चों के लिए अभी भी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 76.1%। तो 76.1% बच्चों के लिए अभी भी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। अगला प्रश्न है संविधान में अनुच्छेद 21 का कब जोड़ा गया? तो यह 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है बिहार के द्वारा। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो अब इससे पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा भोजन स्कूल कार्यक्रम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा भोजन स्कूल कार्यक्रम कौन सा है? वह है पीएम पोषण योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीएम पोषण योजना कितने छात्रों को कवर करती है? तो यह लगभग 11.8 करोड़ छात्रों को कवर करती है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह 2013 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे भारत में कितने लाभार्थियों
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम पूरे भारत में कितने लाभार्थियों को समायोजित करता है? तो यह लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को समायोजित करता है। तो मित्रों, हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से कितने वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है? तो यह 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्टिफाइड चावल योजना कब से शुरू की गई? तो यह 2019-20 से शुरू की गई है फोर्टिफाइड चावल योजना। यानी अब मध्याह्न भोजन में स्कूलों में फोर्टिफाइड चावल ही उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो यह है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत गरीब वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन दी जाती है? तो प्रति माह 200 रुपये पेंशन दी जाती है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत श्रमिक हैं? तो भारत में लगभग 56.5 करोड़ श्रमिक हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो यह 2019 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करती है जब वहाँ कुशल सामाजिक सुरक्षा योजनाएं होती हैं? तो इसको निकोलस सरकोजी, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे, इन्होंने कहा है, ठीक है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, किसानों के सामाजिक सुरक्षा से होगा विकसित भारत का निर्माण। यानी किसानों के सामाजिक सुरक्षा से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। इस टॉपिक से जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर हमने कवर किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो पहला प्रश्न है मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी अपनी जीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 55% आबादी कृषि पर निर्भर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रतिवर्ष किसानों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं इसमें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है मित्रों, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना PM आशा, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया PM आशा योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? तो यह 2018 में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2019 को। अटल पेंशन योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। यानी अटल पेंशन योजना को पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2015 में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनसंख्या के बीच बीमा कवरेज को बढ़ाना। तो उद्देश्य है जनसंख्या के बीच बीमा कवरेज को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम कितने रुपए है? तो यह है 436 रुपये। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का वार्षिक प्रीमियम 436 रुपये है। अगला है, प्रति बूंद अधिक फसल योजना 2015 का उद्देश्य क्या है? यानी प्रति बूंद फसल योजना 2015 का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है खेत
खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना। तो खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कब शुरू किया गया था? तो इसे 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो यह समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी। तो स्टैंड अप इंडिया योजना का संबंध किससे है? समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के उद्यमिता को बढ़ाने से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो यह 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। तो यह इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखा। अब हमारा अगला टॉपिक है, आपसे हमारा यह रिक्वेस्ट है, आप इसको एक सहयोग समझिए, आप एक छोटा सा सहयोग मान करके इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे हमको प्रेरणा मिलेगी आपके लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। यानी अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं हमने सभी को कवर किया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना को कब लॉन्च किया गया? तो आयुष्मान भारत योजना को 2018 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 तक कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए? तो यह लगभग 35 करोड़ से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, स्माइल योजना की शुरुआत कब की गई थी? स्माइल योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। स्माइल योजना के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है? इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आश्रय गृह शामिल किया गया है। तो याद रखिए, स्माइल योजना किसके लिए है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों कि स्वतंत्र भारत का श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पहला प्रमुख कानून क्या था? ESI अधिनियम 1948। ESI अधिनियम 1948 स्वतंत्र भारत के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का पहला प्रमुख कानून था। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों के लिए अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एक्सेस करने और साझा करने का एक सहज तरीका कौन सा है? आभा ऐप। आभा ऐप के माध्यम से, ठीक है, जो स्वास्थ्य रिकॉर्ड हैं, व्यक्ति अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एक्सेस कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया है? तो ई-संजीवनी यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म बन गया है। तो याद रखिए इसको। अगला प्रश्न है मित्रों, कौन सी प्रणाली अस्पतालों और डॉक्टर को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है? तो यह है ई-हॉस्पिटल। अगला प्रश्न है, कौन पूरे भारत में रक्त बैंकों के एंड टू एंड प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई ब्लड बैंक एप्लीकेशन। ई ब्लड बैंक एप्लीकेशन रक्त बैंकों को एंड टू एंड प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है पूरे भारत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई रक्त कोष कब शुरू किया गया था? तो यह 2016 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवा व्यय 2023-24 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो सामाजिक सेवा व्यय 7.8% हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2023-24 में स्वास्थ्य व्यय 1.4% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो 1.9% हो गया है। यानी 1.4 से बढ़ करके 1.9% हो गया है। की राह आसान करती सरकारी योजनाएं, यानी जो सरकारी योजनाएं हैं दिव्यांगजनों के लिए, उनके राह को आसान कर रही हैं, उनके जीवन को सुविधा युक्त
बना रही हैं, सुविधा संपन्न कर रही हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उनके लिए, ठीक है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। तो हम लोग इन पे जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस पर हम देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि दिव्यांगजन अधिनियम 1955 की धारा 33 में सरकारी प्रतिष्ठानों में चिन्हित पदों पर दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की परिकल्पना की गई थी? 3% की। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 10 वर्ष तक की आयु की दिव्यांग बच्चों के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप स्कूल तत्परता योजना है। तो स्कूल तत्परता योजना कौन सी है? वह है दिशा। समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? समर्थ योजना का उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राहत गृह प्रदान करना। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राहत गृह प्रदान करने का उद्देश्य किस योजना का है? समर्थ योजना का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है? यह है देहरादून में। तो राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग व्यक्ति एवं सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान कहाँ है? यह है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली में है। घरौंदा योजना का उद्देश्य क्या है? घरौंदा योजना का उद्देश्य बहुविकलांगता वाले व्यक्ति को जीवन भर एक निश्चित घर और न्यूनतम गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाएं प्रदान करना घरौंदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निरामया क्या है? निरामया क्या है? विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। निरामया क्या है? विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। सहयोगी योजना क्या है? विकलांग व्यक्तियों की देखभाल प्रशिक्षण योजना है। ज्ञान प्रभा योजना का उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रभा योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक सहायता, ये इसका उद्देश्य है। किसका? ज्ञान प्रभा योजना का। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्तियों के लिए विपणन सहायता हेतु कौन सी योजना कार्यरत है? प्रेरणा। तो यह इससे विकलांग व्यक्तियों से संबंधित हो गया। अब हम लोग असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए कौन कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सरकार चला रही है उनके बारे में देखते हैं, और उनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ पर हम उनको देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए, इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है कि भारत में कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो लगभग 93% श्रम बल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वह सुरक्षा जो समाज द्वारा उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों के बचाव के लिए दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सामाजिक सुरक्षा। पहली बार सामाजिक सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल कब किया गया? 1935 में पहली बार सामाजिक सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब चलाई गई? यह 2015 में चलाई गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अगस्त 2024 तक कितने लोग कवर किए जा चुके हैं? तो इसमें लगभग 16 करोड़ लोग कवर किए जा चुके हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है? 18 से 70 वर्ष होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, अटल पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आयु, आज नहीं यहाँ पर हो जाएगा आयु होनी चाहिए 18 से 60 वर्ष। अटल पेंशन योजना के लिए आयु 18 से 60 वर्ष और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 18 से 70 वर्ष, ये याद रखिए। इस तरह से कभी कभी जो स्टेटमेंट देता है उसमें योजना में, इस योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अटल पेंशन योजना की आयु दे देगा
और अटल पेंशन योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की आयु दे देगा। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा भी कंफ्यूज रहेंगे तो कथन को गलत कर देंगे, आते हुए भी हमारा यह प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इस डेटा को हमें माइंड में रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की शुरुआत कब की गई थी? 1 जनवरी 2014। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कब शुरू की गई? 24 अगस्त 2024 को, यानी एनपीएस के स्थान पर अब सरकार यूपीएस लेकर के आई है। अगला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को किस मंत्रालय में प्रारंभ किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर, यानी इन 3 मंत्रालयों ने मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किस योजना के साथ की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015। अगला प्रश्न है मित्रों, ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक निर्धन परिवार से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर और रोजगार के सतत अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यह थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो यह कौन सी योजना है मित्रों? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिला और गर्भस्थ नवजात शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिला और गर्भस्थ नवजात शिशु के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष खाना बनाने के असुरक्षित ईंधन से कितनी मृत्यु हो जाती है? तो यह लगभग 5 लाख के करीब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन प्रत्याशा को बेहतर करना। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया था? यह है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना। अगला, आयुष्मान भारत योजना के प्रमुख 2 घटक कौन कौन से हैं? इसका पहला घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती होकर इलाज कराने के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है? तो यह 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए तक यह कवरेज देता है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश भर में कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं? तो ये लगभग 1.5 लाख से अधिक हैं। अगला प्रश्न है, वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में नाबालिगों के लिए कौन सी पेंशन योजना का शुभारंभ किया? तो यह है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना का प्रारंभ कब किया गया? 18 सितंबर 2024 को। अगला प्रश्न है मित्रों, वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चे अभिभावक की निगरानी में खाता खोल सकेंगे? तो 0 से 18 वर्ष। तो 0 से 18 वर्ष के बच्चे अपने अभिभावक की निगरानी में खाता खोल सकेंगे। किस योजना के तहत? वात्सल्य योजना के तहत।
अगला प्रश्न है तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में बुजुर्गों यानी 60 वर्ष या उससे अधिक की आबादी कितनी हो गई है? 138 मिलियन। तो बुजुर्गों की आबादी कितना हो गई है? 138 मिलियन। अगला प्रश्न है तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक में बुजुर्गों की आबादी कितनी हो जाएगी? बुजुर्गों की आबादी 194 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कितना है? 138 मिलियन है। 2031 तक इसके 194 मिलियन होने की संभावना है। अगला प्रश्न है भारत की पहली ऐसी कौन सी नीति थी जिसे वृद्धि होती आबादी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्य समर्थन और रणनीति को रेखांकित किया था? वह है वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 1999। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ष वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? 1999 को। अगला है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बीमा पॉलिसी सह पेंशन योजना है। बीमा पॉलिसी सह पेंशन योजना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2007 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय ने प्रारंभ की थी? तो इसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है मित्रों वर्ष 2010 में वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो यह 2016 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक पुनर्निर्माण पर लक्षित कार्य समूह क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने, अनुभव साझा करने और सार्थक परियोजनाओं पर सहयोग करने का यह एक मंच है। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिकों को अपने घरों को बैंकों के पास गिरवी रखने और बदलने के नियमित भुगतान प्राप्त करने के लिए 2007 में कौन सी योजना शुरू की गई? रिवर्स मार्गेज योजना। कौन सी योजना? रिवर्स मार्गेज योजना शुरू की गई थी। ठीक है, तो मित्रों आज का हमारा यह वीडियो कुरुक्षेत्र पत्रिका से संबंधित था। इसमें हमने कुरुक्षेत्र पत्रिका से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से थे सभी को हमने इसमें शामिल कर लिया। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपके लिए इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।